तो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका नेक्स्ट सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताऊंगी। अभी तक हम लोग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारा बॉन्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा? कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। Whenever a chemical bond is formed by sharing of electron by two atoms, then it is called covalent bond. जब किसी दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है, उस टाइम पे जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये मैं आपको जो केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा रही हूँ बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपकी हर एक छोटी से छोटी क्वेरी जो है वो क्लियर हो सके। आइए देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय टू एटम्स, दो एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम होती है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के आसपास होती है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड बन गया नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। दोनों ने बॉन्ड बना लिया और कैसा बॉन्ड बन गया? ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आइए देखते हैं। अब बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, दिस इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1, 2, क्योंकि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एल में कितना है? 1। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाया है, मैंने आपको दूसरे एग्जांपल से समझा के बता रही हूँ। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसके पास भी कितने हैं? 6। तो इसके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके और दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आइए देखते हैं। अभी हमने पढ़ा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे दो एटम जिसके बीच में दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम, मतलब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ हो रहा है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ हो रहा है, उन वाले एटम्स को, उन वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा और ये एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सॉरी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो मैंने बचा रखे हैं, ये बनाए हुए हैं, इनको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? लोन पेयर। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए वैलेंस शेल, the pair of electron of a valence shell which do not participate in bond formation, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि H2O, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल लिया है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। हाइपोवैलेंट कंपाउंड, होपफुली आपको लोन पेयर समझ में आया होगा। लोन पेयर को फिर से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज के अंदर। लोन पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ऐसे सेंट्रल एटम जिनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। ऐसे कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइपोवैलेंट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल BeCl2, BeCl2, ये मेरे पास बेरिलियम है। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा।
और इसने क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना दिया, 2 बॉन्ड इसने क्लोरीन के साथ बना दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर? ऑक्टेट के, इसके पास क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी हम कह सकते हैं ऐसे सेंट्रल एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उन्हें हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या कहेंगे? BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, और 3 इलेक्ट्रॉन इसको किससे मिल गए? क्लोरीन से, तो भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए? 6। कितने होने चाहिए थे? 8। अब 8 से कम प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं हाइपरवैलेंट की, द सेंट्रल एटम ऑफ ए कंपाउंड, ऐसे सेंट्रल एटम जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल है आपके पास जिनोन फ्लोराइड। हम देख सकते हैं ये मेरे पास क्या है? जिनोन। जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10, तो 2,8 इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये एक एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? यहाँ पर 7 होते हैं, इसको 1 की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। तो देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए 9 और 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि लोन पेयर किसको बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं। ठीक है, हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट। आगे हम लोग पढ़ते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। अब मैं आपको थ्योरीज बताने से पहले, हमारी सबसे पहले थ्योरी आती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। ये एनसीईआरटी के अंदर है एज इट इज थ्योरी, तो ये हम आपको बताना चाहूंगी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? लुईस ने सबसे पहले बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए लुईस डॉट का स्ट्रक्चर आया था। इसमें हम टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम क्या होता है। सेंट्रल एटम के पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। सेंट्रल एटम हमारा कैसा होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ये मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, कैन हैव हायर साइज, इसका साइज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर भी इसका ज्यादा हो सकता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने नाइट्रेट एड लिया, यहाँ पर नाइट्रोजन आपका क्या है? सेंट्रल एटम है, और ऑक्सीजन क्या है? साइड एटम है। ऑक्सीजन क्या है? साइड एटम है। तो आपको मॉलिक्यूल को देख के पहचानना आना चाहिए कि सेंट्रल एटम आपका कौन सा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोवेलेंसी। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने मिलकर एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि हमारी कोवेलेंसी कितनी है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैक्सिमम एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 1। सल्फर 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है। क्लोरीन 1 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 7 भी बना सकता है। एंड फॉस्फोरस आपके 3 और 5 बना सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ये वाला। अब हमने इसके बारे में कुछ पढ़ लिया, अब हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाना आना चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की ड्राइंग मतलब हमें कैसा आना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए कुछ रूल्स को हमें पता होना चाहिए। ये रूल्स मैंने बड़े शॉर्ट टर्म में आपको एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि N1 क्या होता है। N1 का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ पर क्या लिख रखा है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। उस कंपाउंड पे जितना नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर दो, और उस कंपाउंड पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर दो। N1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बात करती हूँ N2 की, N2 क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उस कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन एटम है अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड नंबर ऑफ अदर एटम को आप लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? N2 आ जाएगा। N1 आपको समझ में आ गया।
N2 आपको समझ में आ गया। N3 का मतलब होता है N2 माइनस N1, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ए का मतलब होता है अगर आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आपके बॉन्ड पेयर निकल जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकल जाएंगे। N3 का मतलब होता है बॉन्ड पेयर, N3 का मतलब होता है बॉन्ड पेयर, आपके बॉन्ड पेयर निकल जाएंगे। आपका N4 का मतलब होता है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N1 माइनस N3, N1 माइनस N3। और B का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सभी लोग स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का। किस एग्जांपल लिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसका सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए आपके पास जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ना तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने सबसे पहले N1 को निकाला है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन कितने हैं? 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास? 10। N2 निकालेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं क्या इसके अंदर? नहीं, तो इसके लिए मैंने वैल्यू कितनी रख ली इसकी? 0। नंबर ऑफ अदर एटम्स कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई में 8, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अगर आप N3 की वैल्यू निकालेंगे, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, 16 माइनस में 10 कितना आ गया? 6। 6 क्या है? इसके नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसके बॉन्ड पेयर की बात करती हूँ, बॉन्ड पेयर की बात करती हूँ, बॉन्ड पेयर को यहाँ पर अगर मैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 6 इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो 3 इसके क्या होंगे? बॉन्ड पेयर। क्या होंगे? बॉन्ड पेयर। N4 का मतलब है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं N1 में से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देती हूँ तो मेरे कितने आ जाएंगे? 4। ये है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे क्या आ जाएंगे? लोन पेयर। अनशेयर्ड का इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो हम इसके बीच में बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन है, ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड बने हमारे? 3, तो 3 बॉन्ड बना लो। 1 2 3। कितने लोन पेयर आए हमारे निकल कर यहाँ पर? 2। कितने लोन पेयर आए? 2। तो एक एक लोन पेयर दे देंगे, एक लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देंगे और एक लोन पेयर हमारे कार्बन को दे देंगे। तो ये हमारा टर्म था किसका? ये मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी सिखाई। अगर हम बात करते हैं आगे फॉर्मल चार्ज की, अब बात आती है जी फॉर्मल चार्ज क्या होता है। देखिए अगर मैं पिछली स्लाइड पे मूव करूं, यहां पर मूव करूं, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया? एक लोन पेयर इसको दे दिया और एक लोन पेयर इसको दे दिया। किसी के दिमाग में ये भी तो आ सकता था कि भाई एक दोनों लोन पेयर इसको दे सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी को बताने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, किसके ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, उसकी हेल्प किसके लेते हैं? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज आपको ये बताता है कि कौन से मॉलिक्यूल को आपको सबसे ज्यादा बनाना चाहिए। देखिए फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज ऑन एन एटम इन ए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जितने भी हमारे पास एटम प्रेजेंट है उनके ऊपर कितना चार्ज होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के लिए एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अगर माइनस कर दे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर दे 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है? फॉर्मल चार्ज निकल कर आ जाता है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी करवाया है, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया है, अगर मैं बात करती हूँ CO मॉलिक्यूल की, यहाँ पर किसकी बात करती हूँ? CO की। ये मेरे पास कार्बन है और ये मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले मैं कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालूंगी। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने हैं? 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर देखना कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने हैं? 2। माइनस में 1/2 लिखो। कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। 6 इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 -3 -1। तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? -1। अगर इसके ऊपर -1 है तो इसके ऊपर कैसा आएगा? +1, क्योंकि टोटल पूरा मॉलिक्यूल कैसा आपका? न्यूट्रल है। तो अब इसका +1 हम लोग निकाल के देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 1 2 -1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसके ऊपर चार्ज कितना निकल कर आएगा? +1। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द CO2।
अब हमें क्या करना है, CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CO2 है, N1 निकालेंगे। N1 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हैं, 4, ऑक्सीजन में कितने हैं, 6, 2 ऑक्सीजन है तो इसमें भी कितने होंगे, 6, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 कितने हो गए, 16। N2 आपको क्या निकालना है, N2 नंबर ऑफ साइड एटम्स कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम तो नहीं है तो 0 आ जाएगा। साइड एटम कितने हैं, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई में 8 कितना आ गया, 24। अगर मैं N3 निकालू, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकालू, तो N2 में से N1 को माइनस कर दूंगी तो मेरे 8 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बॉन्ड पेयर को निकालू, 8 को 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे 4 क्या आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर। अगर मैं N4 निकालू, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालू, तो N1 में से N3 को माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं लोन पेयर की बात करती हूँ तो 8 को 2 से डिवाइड करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो ये मेरे इतने आ गए। अब मैंने क्या बनाई, अब मेरे पास पॉसिबिलिटी देखिए, मैंने सारी चीज ऐसे कर दी। कार्बन था, कितने बॉन्ड पेयर निकल कर आए थे, देखो यहाँ पर हमारे 8 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकल कर आए थे, मतलब 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे। देखना भाई, 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे। ये मैंने इसके 4 बॉन्ड पेयर बना दिए, ठीक है। अब उसने क्या बोला, हमारे पास 4 लोन पेयर है। अब लोन पेयर मुझे डिवाइड करने हैं। अब मैं क्या कार्बन को लोन पेयर दे सकती हूँ क्या, नहीं दे सकती, क्योंकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको लोन पेयर दे देंगे। कितने देने हैं, 4। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। तो ये इसकी स्ट्रक्चर निकल कर आ गई है। तुम कहोगे मैडम क्या स्ट्रक्चर यही हो सकती है, स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकती है कि अगर हम इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दें और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये भी स्ट्रक्चर हो सकती है। ये इसकी मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर है। देखना, all three structure are possible but the structure have less formal charge is the most stable। सबसे ज्यादा वही स्ट्रक्चर आपकी स्टेबल होगी जिसके ऊपर लेस फॉर्मल चार्ज होगा। आइए तो इनका स्ट्रक्चर, आइए इसका फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालू, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, कितने हैं, 6। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, -1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, 4, बॉन्डेड कितने हैं, 4। देखो 1 2 3 4, तो आपका चार्ज निकल कर कितना आया भाई, यहाँ पर 0। आपका चार्ज कितना निकल कर आया है, यहाँ पर 0, 2 में से 2 गई 0। ऐसे ही कार्बन को देखेंगे, यहाँ पर भी आपका चार्ज कितना निकल कर आएगा, 0। और यहाँ पर ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ पर भी कितना निकल कर आएगा, 0। तो अगर मैं आपको इस वाले का बताऊं, इस वाले केस का आपको चार्ज निकाल कर बताऊं, देखना भी एक बार, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये भी आपका ऑक्सीजन है। अगर मैंने इसको नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अगर मैं यहां पर आपको निकाल के बताऊं तो आप कैसे निकाल सकते हो, अगर मेरे को फर्स्ट एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 2, माइनस में 1/2, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, 6, कितने आ गए, 6। नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6, 6 में से 2 गए 4, 4 - 3 आपका कितना आ गया, 1। इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, प्लस का 1। अगर मैं कार्बन के ऊपर निकालू तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4, लोन पेयर 0, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, 8, बॉन्डेड कितने इलेक्ट्रॉन इसके, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 1/2, तो कितना आ गया, ये भी इसका 0, कितना आ गया, 0। और इसका भी कितना आएगा, यहाँ पर अगर इसका +1 आया तो दूसरे ऑक्सीजन का कितना आएगा, -1, क्या आएगा, -1। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, चार्ज निकाल कर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसका निकाल कर दिखाया है, ये वाली स्ट्रक्चर का इसका है, और यहाँ पर मैंने इसका निकाल कर दिखाया। तो इसलिए इसकी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, CO2 वाली इसकी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। आपको मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ, फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ
नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसका फॉर्मल चार्ज को निकालिए और आंसर मुझे बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाइए। आज हमने पूरे टॉपिक के अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कवर किया है, फॉर्मल चार्ज को कवर किया है और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट मैं आपको यहीं से स्टार्ट करवाऊंगी वीबीटी थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो में किसी भी तरह की कुछ चीज ना समझ में आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करेंगे। प्लीज अपनी इस वीडियो पर ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।